नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सरकार ने तेज किया किसान विरोधी अभियान, मोदी प्रचार में जुटे। किसान आंदोलन से अमेरिकी सांसद चिंतित, विदेश मंत्री को लिखी चिट्ठी। दंगों के मामलों में वकील प्राचा के पीछे पड़ी दिल्ली पुलिस, मारे छापे। नीतीश को एक और झटका, अरुणाचल में बीजेपी ने 6 विधायक तोड़े। कोरोना के टीके को लेकर फतवा, मुसलमानों में असमंजस फैला। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली तो ये कि गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है, उसकी झूठी खबरों से बचना है, उसकी एजेंडा सेटिंग से बचना है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमारी दूसरी छोटी सी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से या फिर इसी वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों काम आप तुरंत करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सरकार एक ओर तो किसानों के साथ बातचीत करने के प्रस्ताव भेज रही है, तो दूसरी ओर किसान आंदोलन को नाकाम करने की जुगत कर रही है। इस अभियान में पूरी बीजेपी और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी का आज का आयोजन था, जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों को ये बताया कि कृषि कानून उनके लिए फायदा पहुंचाने वाले हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्ष द्वारा भटकाए हुए लोग हैं। उनका संदेश अधिक से अधिक संख्या में किसानों तक पहुंचे, इसके लिए 19,000 बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई। पार्टी ने जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक ऐसे इंतजाम किए। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे एपीएमसी की मंडियों या सरकारी मंडियों के बाहर इकट्ठे हों। उनके साथ पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया था। और प्रधानमंत्री इसके पहले भी कई राज्यों में किसानों से मुखातिब होते रहे हैं, उन्हें ये बताते रहे हैं कि ये कानून कितने फायदेमंद हैं उनके लिए, और जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें विपक्ष के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। एक तरफ तो ये आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ बातचीत करने के एक के बाद एक सरकार से प्रस्ताव आ रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की बातें सुनने को तैयार है। लेकिन सरकार बार बार एक ही जैसा प्रस्ताव भेजकर ये भी साफ कर रही है कि हम बस बात करेंगे, बात मानेंगे नहीं। तो ये शुरू से ही स्पष्ट था कि बीजेपी 2-3 तरह की रणनीतियों पे काम कर रही है। एक तो ये कि कैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, दूसरा ये कि कैसे इस आंदोलन को अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया जाए, इसको बातचीत में उलझा के रखा जाए कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम कानून वापस नहीं लेंगे या हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरा ये था कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर देश भर में किसान आंदोलन के जरिए जो मांगें उठाई जा रही हैं उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाए। और उसमें पहले ही बीजेपी ने, पार्टी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभाएं करने की घोषणा कर दी थी और प्रधानमंत्री ने इसकी कमान संभाली हुई है। एक के बाद वो कई राज्यों में के किसानों से बातचीत कर चुके हैं और अब बहुत ही ये कहना चाहिए कि युद्ध स्तर पर ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि जो आंदोलनकर्ता हैं वो दरअसल गुमराह किए गए लोग हैं और इन कानूनों से किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा, फायदा होने जा रहा है। तमाम तरह के तर्क इस तरह के गढ़े जा रहे हैं और किसानों को बदनाम करने के लिए वो तमाम तरह की उन पर लेबल लगाए जा रहे हैं, खालिस्तानियों से लेकर देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सलाइट्स वगैरह वगैरह। तो ये स्पष्ट है और इसमें कहीं किसी को धोखा नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए कि
केंद्र सरकार का इरादा और एजेंडा क्या है वो किसानों की सुनना नहीं चाहती है, बस ये मैसेज देना चाहती कि वो सुनने के लिए तैयार हैं, ताकि उस पर ये आरोप न लगे कि वो तो किसानों से बात ही नहीं करना चाहती, किसानों की बात ही नहीं सुनना चाहती। तो एक दिखाने के लिए एक मुखौटा उसने ये बातचीत वाला लगा रखा है, लेकिन उसका इरादा किसानों की बात को सुनने का नहीं है, उनको थकाने का है, उनको हराने का है, और इन कानूनों को वो किसी भी हद तक जाकर लागू करने पर अड़ी हुई है। और जाहिर है कि इससे चीज़ें और पेचीदा होती जा रही हैं, मुश्किल होती जा रही हैं, और ये सरकार को आगे चलकर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि सीएए के खिलाफ इस तरह के मुहिम छेड़ना एक अलग बात थी, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान शामिल थे ज़्यादा, इसलिए उनको घेर कर और परेशान करना वो तो अलग बात थी। लेकिन हालांकि किसानों के मामले में भी बीजेपी की सरकारें यही कर रही हैं, केंद्र सरकार भी उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक सरकार की नीयत साफ सुथरी नहीं दिख रही है आंदोलनकारियों के प्रति, किसानों की चिंताओं के प्रति। अगली खबर लेते हैं। अमेरिका के 7 वरिष्ठ सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को एक चिट्ठी लिखकर उनसे भारत में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करने का आग्रह किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इनमें भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल हैं। सरकार अभी तक विदेशी नेताओं और राजनेताओं द्वारा किसानों के विरोध पर की गई टिप्पणियों को अनुचित और अधूरी व गलत सूचना पर आधारित करार देती रही है। इसके साथ ही सरकार ये भी कहती रही है कि ये मामला एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है। वहीं अमेरिकी सांसदों ने 23 दिसंबर को माइक पोम्पियो को लिखे अपने पत्र में कहा है कि यह आंदोलन पंजाब से जुड़े अमेरिकी सिखों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है, और ये अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित भारतीय अमेरिकियों को भी काफी प्रभावित करता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हम आपसे संयुक्त राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करने का आग्रह करते हैं। बता दें, इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद भी किसानों के मुद्दे को लेकर खुलेआम बोल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं, लगातार हो रहे हैं, और अभी हाल में किसान संगठनों ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से कहा था कि इस किसान आंदोलन के मद्देनजर उन्हें गणतंत्र दिवस पर भारत के दौरे को रद्द कर देना चाहिए, इसकी मांग उन्होंने की है। तो एक तरफ किसान आंदोलन इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर रहा है, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत सरकार पर दबाव पड़े, और इस तरह से अमेरिकी सांसदों का लामबंद होना, वहाँ के सरकार पर, मौजूदा ट्रंप सरकार पर दबाव डालना, ये एक तरह से कहना चाहिए कि भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय घटनाओं पर टीका टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है, क्योंकि किसानों की चिंताओं के प्रति वो बहुत ज़्यादा समझदारी से पेश नहीं आ रही है, उदारता से पेश नहीं आ रही है, लोकतांत्रिक ढंग से पेश नहीं आ रही है, और इसी का नतीजा है कि ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आगे चलकर और बढ़ेंगी भी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार का रुख है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान छेड़ रखा है, स्पष्ट रूप से वो यही संकेत देता है कि वो किसानों के साथ किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। वो 5, 7, 10, 12 जो छोटे मोटे संशोधन हैं उसका प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि किसान आंदोलन पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से इस ठंड में बैठकर कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का रवैया बहुत ही कहना चाहिए कठोर, हठधर्मिता, जिद्दी, ढीठ किस्म का है, और उसकी वजह से कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ की थी कि कुछ समय के लिए इन कानूनों को स्थगित कर दिया जाए, उसको भी उसने नहीं माना है। तो ये हठधर्मिता केंद्र सरकार की तरफ से है, लेकिन किसानों को खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती इसकी चर्चा, इसका दबाव निश्चित रूप से आने वाले दिनों पर केंद्र सरकार पर पड़ सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े कई मुकदमों में पैरवी करने वाले प्रसिद्ध वकील महमूद प्राचा के कार्यालय की दिल्ली पुलिस ने
गुरुवार को तलाशी ली, उस पर छापा मारा। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की कई वरिष्ठ वकीलों ने आलोचना की है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने प्राचा के खिलाफ अगस्त महीने में फर्जीवाड़ा करने का एक आरोप लगाया था और तभी उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। पुलिस के रवैये से दंगे के आरोपियों का केस लड़ने वाले दूसरे वकील भी अब चिंतित हो चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं उन्हें भी इस तरह के झूठे फर्जी मुकदमों में फंसाने की सिलसिला शुरू नहीं कर देगी पुलिस। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और प्रशांत भूषण ने तलाशी की कार्रवाई की आलोचना की है और भी वकीलों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उन वकीलों पर निशाना साधा जा रहा है जो ऐसे लोगों का बचाव कर रहे हैं जिन्हें दंगों के में फंसाया गया है, दंगों के आरोपों में फंसाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार निजामुद्दीन पूर्व में प्राचा के कार्यालय में जब तलाशी ली जा रही थी तो पुलिस कर्मियों ने प्रवेश पर रोक लगा दी थी। शाम को दूसरी मंजिल की बालकनी से प्राचा ने कहा, मेरा फोन जब्त कर लिया गया है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे कंप्यूटर से, मेरे कार्यालय से और यहाँ तक कि मेरे घर से भी चीजें ले सकते हैं। आखिरकार संविधान जीतेगा, ये इतना कमजोर नहीं है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर दंगा पीड़ित को न्याय मिले। जबकि पुलिस का आरोप है कि प्राचा के खिलाफ शिकायत है कि उन्होंने फर्जी नोटरी स्टाम्प का इस्तेमाल किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पीआरओ अनिल मित्तल ने कहा कि पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के एक आरोपी से संबंधित जमानत के मामले के दौरान एक जाली नोटरी स्टैंप का उपयोग और हेरफेर किया गया, साक्ष्य पेश किया गया है। इसके अनुसार विशेष अदालत ने कहा था कि इसकी पूरी जांच जरूरी थी। इसी संदर्भ में जांच की जा रही है। तो ये दिल्ली पुलिस बहाना कर रही है साफ तौर पर। हम पिछले 6-7 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से उत्पीड़न कर रही है। जो छात्र नेता शामिल थे सीए के खिलाफ आंदोलन में, जामिया में या दूसरी जेएनयू में या दूसरी जगहों पर, उनको टारगेट करके पहले तो उन्हें जेल में ठूसा गया। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन पर निशाना साधा गया और अब सीधे वकील को निशाना बनाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ताकि जो वकील दंगा मामलों में फंसाए गए लोगों के, निरपराध लोगों के, निर्दोष लोगों के केस लड़ रहे हैं, उनको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी न कर पाए और पुलिस अपनी मनमानी करती रहे। दरअसल ये पूरा गुजरात मॉडल है। गुजरात के 2002 के दंगों के बाद वहाँ इसी तरह से न्यायपालिका का इस्तेमाल किया गया था, इसी तरह से वहाँ की पुलिस का इस्तेमाल किया गया था और कोशिश की गई थी कि जो आरोपी अगर हिंदू हैं तो उनको कैसे बचाया जाए, कैसे गवाहों को तोड़ा जाए, कैसे परेशान किया जाए, और अगर वो मुसलमान हैं तो उनको कैसे निशाना साधा जाए, और जो नहीं भी हैं तो उनको भी कैसे इन आरोपों में बंद किया जाए, परेशान किया जाए। तो एक पूरा जो गुजरात की लेबोरेटरी में मोदी और शाह ने प्रयोग किया था, ठीक वही दिल्ली में हो रहा है। उसी अंदाज में ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये लगातार आरोप न केवल दिल्ली स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। कई देशों ने, कई संगठनों ने और कई नामी गरामी लोगों ने बाकायदा पत्र लिखकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयान जारी करके ये मांग की है कि दिल्ली दंगों की जांच निष्पक्षता से हो और बेकसूरों को फंसाया न जाए, परेशान न किया जाए। लेकिन ये सिलसिला अब आप देखिए कि कहाँ तक पहुँच गया है कि उन लोगों के वकीलों तक को टारगेट कर रही है दिल्ली पुलिस, उन्हें परेशान कर रही है। बहुत ही ये कहना चाहिए कि दुखदाई है हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र नहीं है, बचा नहीं है, एक आपातकाल वाली स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति है हमारे देश में निर्मित हो गई है। अगली खबर लेते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो खुद को मजबूत करने के लिए सहयोगी दलों को निगलने में लगी हुई है। उसकी इस नीति का नया शिकार है जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 7 में से 6 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का कद छोटा करने के बाद बीजेपी का ये दूसरा करारा हमला है। ये खबर ऐसे मौके पर आई है जब शनिवार से पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें इन विधायकों का शामिल होना तय माना जा रहा है। उनके रहने का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर विधायकों को तोड़ लिया।
हालांकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये कदम बीजेपी के साथ संबंधों में खटास ही लेकर आएगा। इसे किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इससे पूर्व नागालैंड में भी पार्टी के एकमात्र विधायक को तोड़कर वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। तो ये बीजेपी विभिन्न राज्यों में दिखा रही है कि वो अपने जो सहयोगी हैं, जो घटक दल हैं मोर्चे में, अपने संगठन में, एनडीए में, उनको तोड़ तोड़कर उनके विधायकों को अपनी तादाद बढ़ा रही है, अपनी ताकत बढ़ा रही है और किसी तरह से वो इसमें मुरव्वत नहीं दिखा रही है। उसका एक ही मकसद है कि अपने को मजबूत करो और दूसरे को कमज़ोर करना है। और दूसरे को कमज़ोर मतलब कांग्रेस या कोई दूसरा विपक्षी दल नहीं, बल्कि अपने साथ जो दल हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश कर रही है वो। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। साझा राजनीति का ये कहना चाहिए कि जो एक आचरण संहिता है कि आप अपने सहयोगियों पर वार नहीं करेंगे, वो इस हद तक आ गई है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को निपटाने का जो एजेंडा बीजेपी ने अपने हाथ में ले रखा है, उसमें वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। चुनाव के दौरान उसने रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान का इस्तेमाल करके जेडीयू को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, नीतीश को कमज़ोर कर दिया और अभी लगातार बिहार में ही नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की एक के बाद एक हरकतें वहाँ की जा रही हैं। और अब ये अरुणाचल प्रदेश में उनके 6 विधायकों को तोड़ दिया गया। एक तरह की ये डाका मारी है जो उनके विधायकों के साथ की गई है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार बेचारे और क्या कर सकते हैं? वो फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आरजेडी के साथ जाना उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी, या क्या पता उनकी कौन सी फाइलें पीएमओ के पास हैं जिसकी वजह से वो इस तरह का कोई भी कदम उठाने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जितनी देर वो कर रहे हैं उतनी ही उनकी दुर्गति भी होती जा रही है। उन्हें कोई निर्णय लेना पड़ेगा, जल्द ही लेना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी उन्हें हास्यास्पद बना के छोड़ेगी। हास्यास्पद उनको बना दिया गया है। साफ दिख रहा है कि अब नीतीश कुमार की हैसियत बहुत कमज़ोर हो गई है और वो राज्य की सरकार को चलाने में उस तरह से सक्षम नहीं है, क्योंकि बीजेपी का दबाव है, बीजेपी के विधायकों की संख्या ज़्यादा है और बीजेपी की कृपा से वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब ये स्थिति जनता दल यूनाइटेड के सामने बहुत ही बिगड़ती जा रही है। आत्मसम्मान बचाना भी नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किल हो रहा है। तो आत्मसम्मान तो हालांकि नीतीश कुमार पहले ही खो चुके हैं और उसकी अब उतनी चिंता शायद वो नहीं करते हैं, लेकिन कुर्सी के मोह में उनकी जो दुर्गति होती दिख रही है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगली खबर लेते हैं। देश में कोरोना वैक्सीन अगले महीने से लगनी शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले ही इस पर फतवे की तलवार लटक गई है। कोरोना वैक्सीन पर बहस की शुरुआत बात बात पर फतवा देने के लिए बदनाम हो चुकी मुंबई की रजा अकादमी ने की है। अकादमी ने से जुड़े मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वो चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। मौलाना सईद नूरी ने अपने वीडियो बयान में कहा है, भारत सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो चीन से बनी कोरोना वैक्सीन न मंगाए, क्योंकि उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। किसी दूसरे देश में बनी वैक्सीन या अपने देश में बनी वैक्सीन के कंटेंट भी हमारे उलेमा किराम को दिखाए जाएं, ताकि हम भी आश्वस्त होकर यह ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले लगभग 1 महीने से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने को लेकर बहस छेड़ रखी है। इससे मुस्लिम समाज में इसे लगवाने को लेकर असमंजस पैदा हो गया है। मुस्लिम समाज टीके के संबंध में 2 खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि जब से कोरोना वैक्सीन आने की सुगबुगाहट हुई है, तभी से दुनिया भर के मुसलमानों के बीच इसके हलाल या हराम होने को लेकर चर्चा है। ऐसे में सवाल पूर्व में पोलियो की दवा आने और खसरा के टीकों को लेकर भी उठे थे। पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि हर नई दवाई या टीका सामने आने के बाद उसमें सूअर की चर्बी के इस्तेमाल के नाम पर पहले कुछ उलेमा उसे हराम बताते हैं, फिर कुछ उलेमा उसके समर्थन में आगे आकर कहते हैं कि जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, कि हलाल चीज़ के हराम होने में कई साल लग जाते हैं।
हालांकि लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने समुदाय के लोगों से किसी अफवाह में आने के बजाय बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए सभी सामान्य तरीके से वैक्सीन लगवाएं। कायदे से इस तरह का विवाद खड़े करने वाले जो मौलाना या इस तरह की रजी अकादमी वगैरह हैं, इनको बैन कर देना चाहिए और इनके खिलाफ मामला दर्ज करके इनके कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये अफवाहें फैलाते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पूरे समाज को, पूरे तबके को नुकसान होता है। पोलियो की वैक्सीन को लेकर भी इसी तरह की बात की गई, जिसकी वजह से अब जितने भी पोलियो के केस आते हैं उसमें 99% मसले मुस्लिम समुदाय से होते हैं, उनके बच्चों को पोलियो होता है। तो पोलियो जैसी दवाई जो बच्चे को जीवन देती है, स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखाती है, उसको भी इन्होंने इस तरह से विवादित कर दिया, जिसकी वजह से पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। और अगर वैक्सीन के मामले में, जो टीका है कोरोना का, उसके मामले में भी इस तरह की ये अफवाहें फैला रहे हैं ये, तो उससे न केवल मुस्लिम समुदाय का बल्कि दूसरे समुदायों का भी नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि कोरोना कोई एक व्यक्ति में सीमित रहने वाली बीमारी नहीं है, एक से कईयों को फैलती है। तो वो व्यक्ति अगर समाज में घुलेगा मिलेगा तो वो दूसरों को भी फैलेगी। तो एक पूरे समुदाय को फिर इसके लिए एक दूसरा समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय टारगेट करेगा, उससे सांप्रदायिकता फैलाने का मौका भी मिलेगा। तो ये समझदारी की बात है कि जान बचाने के लिए। और देखिए कि यूएई जो कि इस्लामी मुल्क है, उसने बाकायदा घोषणा कर रखी कि इसमें हम हराम और हलाल की कोई बात ही नहीं है और निश्चित रूप से सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ इस तरह के मुल्क हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ ये इस तरह के मौलाना हैं जो पूरे देश भर में और बल्कि दुनिया के और देशों में भी इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि इसमें सुअर की चर्बी है और इसे लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। तो एक असमंजस की स्थिति बेवजह पैदा की जा रही है। तो एक तो इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें अगर ज़रूरत हो तो इस जुर्म में अंदर भी कर देना चाहिए, अरेस्ट भी कर लिया जाना चाहिए। इस तरह की जो स्वास्थ्य के मामलों में इस तरह के फतवे जारी करने वालों को, और ये बदनाम है ये अकादमी जो इस तरह के फतवे अक्सर जारी करती है। और मुस्लिम समुदाय को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि न केवल ये उनको गुमराह करते हैं बल्कि उनकी छवि भी खराब करते हैं कि वो पिछड़े हैं, कट्टरपंथी हैं और साइंस को नहीं समझते हैं, साइंस द्वारा ईजाद की हुई दवाओं का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं और दूसरे समुदायों को एक मौका देते हैं टारगेट करने का। तो मुस्लिम समुदाय को खुलकर इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए और ऐसे लोगों को अलग थलग करना चाहिए, ऐसे फतवे को मानने से इनकार कर देना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये चेतना, ये जागृति मुस्लिम समाज दिखाएगा और टीके के मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर पूरे देश लगवा रहा है तो उन्हें भी लगवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया satyhindi.com के सदस्य बनिए और इसका ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।